हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे पहले वीडियो को पसंद किया और उसे सराहा। आज अपने सेकंड वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में बेली प्रॉब्लम्स के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज़ भी कहते हैं। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार स्टूल पास करना, स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर लगना, स्टूल पास करते वक्त या उसके बाद किसी तरह के ब्लड का दिखना, स्टूल पास कर लेने के बाद एक अनसैटिस्फैक्ट्री फीलिंग का होना कि पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, या फिर हार्ड, नॉटी और स्मॉल अमाउंट में स्टूल पास करना। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनमें से सबसे प्रमुख होता है विद होल्डिंग। बच्चे अपने स्टूल को होल्ड कर लेते हैं। ऐसा वो कब करते हैं? जब पेनफुल स्टूल्स हो रहे हों, उस पेन को अवॉइड करने के लिए, या बच्चे खेल में लगे हुए हों और वो ब्रेक नहीं लेना चाहते, या फिर किसी कारणवश वो टॉयलेट में जाने से डर रहे हों। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशनल फैक्टर। अगर बच्चे संपूर्ण मात्रा में फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पानी कम पी रहे हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। चेंज इन रूटीन, जैसे ट्रैवलिंग के दौरान भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो भी वो डरते हैं कहीं पर टॉयलेट जाने के लिए और उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बहुत रेयरली कई बार कॉन्स्टिपेशन बच्चों में किसी अंडरलाइंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। ऑल्दो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन सीरियस नहीं होता। पर अगर कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो जाए तो इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पेनफुल कट्स हो जाते हैं अराउंड द एनस, जिसे एनल फिशर्स कहते हैं, पाइल्स या हेमरॉइड्स, जिसमें ब्लीडिंग होती है, रेक्टल प्रोलैप्स, जिसमें रेक्टम एनस के थ्रू बाहर आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक स्टूल को होल्ड करने की वजह से स्टूल रेक्टम में कलेक्ट हो जाते हैं और कभी भी लीक कर सकते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन के बारे में बताऊंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है इन ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली इन चिल्ड्रन। बोथ एक्यूट एज वेल एज लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक केसेस वेल रिस्पॉन्ड करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को। ये नेचुरल है, सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो कि एक मेन कंसर्न होता है पेरेंट्स का चिल्ड्रन के केसेस में, कि मेडिसिन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। इट्स मोर ओवर complications of constipation can be effectively treated with homeopathic treatment. Illumina 30 is one of the most effective homeopathic remedy for treating constipation, especially in infants, nursing children, जिनमें artificial food की वजह से constipation होता है, या फिर जिन्हें bottle fed babies भी कहते हैं। अगर बच्चों में सिंपल से सिंपल खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कई दिनों तक स्टूल पास करने की कोई डिज़ायर नहीं है, स्टूल पास करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टूल हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन इंडिकेट करती है। Biocombination 4 is another medicine that can be effectively used for treating constipation in children. It ensures daily evacuation of stool and helps in improving improper intestinal fluid. बट फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ड होती है ऑन होल पर्सन, इंक्लूडिंग हिज जर्नल्स, पर्टिकुलर्स, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। इसीलिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगा, जिसके लिए फिजिशियंस को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल था। इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।